10वां पुरस्कार है जो मेरे गृह नगर में दिया गया, अन्यथा बाकी सभी दूर जगहों में ही दिए गए। इसी शहर में 50 वर्ष का मेरा जीवन बिखर गया है, जिसमें शानदार लोग रहते आए थे। इसलिए मैं किंचित भावुक और आवेगमय रहूं तो क्षमा करेंगे। इस अवसर पर हम खुशी मनाने के साथ कुछ बेबाक भी रहें तो बेहतर, क्योंकि प्रसन्नताओं के साथ कुछ अफसोस और विषाद भी चिपके हुए हैं। जीवन का यह परंपरावादी विषय भी है कि उजालों के साथ छायाएं भी चलती हैं। मित्रों, अभी तक संसार के असंख्य सम्मानों, पुरस्कारों के अवसर पर बहुतेरे वक्तव्य दिए जा चुके हैं। ये वक्तव्य विचित्र, अद्वितीय और अविस्मरणीय हैं और गद्य तथा विचार में बहुमूल्य दस्तावेज भी। इस समुद्र में मेरी भी एक बूंद गिरती है और विलीन भी हो जाएगी। यह एक सुसंस्कृत ढर्रा है जो मनुष्य जाति के बढ़ते हुए नर्क को ढक लेता है। यह शिखर सम्मान अभी तक मुझसे पर्याप्त वरिष्ठों और शीर्षस्थों को दिया जा चुका है। वरिष्ठों के अलावा 4 समकालीन महापुरुषों को, जो हिंदी की सांस्कृतिक सत्ता और संपदा के बड़े उदाहरण हैं। मेरे साथ आते ही यह सम्मान आयु में थोड़ा नीचे खिसक गया है। धारा बदल गई है। वह सामाजिक सांस्कृतिक सत्ता से कुछ मुक्त हुआ है, भिन्न पंक्ति में बदल गया है। इसके तेवर में तब्दीली भी हुई है। यह शिखर सम्मान मुख्य धारा से अंतरधारा की तरफ खिसका। एक वाक्य में कहना हो तो कहूंगा कि वह राजपथ से जनपथ की तरफ चला। यह नियोजकों की विचार सरणी है, विवेक मार्ग है या नीति कहा नहीं जा सकता, पर केवल मेरे लिए नहीं, हिंदी के प्रतिरोधी समाज के लिए यह एक सुखद बात है। मेरी अपनी जिंदगी धातु, कोटि और उसके सामाजिक दर्शन में इतना जरूर दिखता रहता है कि मृत्यु के आसपास भारतीय बड़े माने जाने वालों की दुनिया में एक हड़बड़ी होना शुरू हो जाती है। उन पर किताबें आने लगती हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाने लगता है, उनकी अस्वस्थता का प्रसार सहानुभूति के साथ होता है, उन पर यांत्रिक संस्मरण लिखे जाने लगते हैं, उनके प्रति भक्ति, भावुकता और अंधत्व जागृत होने लगता है, उनके एकांत का अपहरण होने लगता है, चिंदी चिंदी स्वाहा होने लगती है। उनके साक्षात्कारों में अनंत जैसी दार्शनिकता का सवाल जवाब उत्पन्न होता है। इस प्रकार का जीवन व्यवहार और कुछ नहीं, विदाई देने की एक टिपिकल भारतीय शैली है। चुपचाप, थोड़ा परसाई जी के शहर का रहने वाला हूँ इसलिए थोड़ा मिल गया। प्रायः लोग सम्मानजनक अवसरों पर चुपचाप जाने नहीं देंगे। जैसा जीवन रहा है वैसी मृत्यु होने नहीं देंगे। प्रायः लोग सम्मानजनक अवसरों पर वृद्ध होने तक एक दार्शनिक भाषा आविष्कृत करते हैं। मेरी चिंता है कि क्या भारतीय समाज में शानदार विदाई संभव है? जब किसी को पुरस्कृत सम्मानित किया जाता है तो उम्मीद की जाती है कि वह कुछ विरल करेगा, पर मेरे लिए जीवन ने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं। वास्तव में मैं यह चाहता था कि जिंदगी मेरा पीछा छोड़े। मेरी दुनिया तो उसी दिन खत्म हो रही थी जिस दिन सड़कों से पोस्ट बॉक्स गायब होने लगी थी। मेरी आवारगी का केचुल बदल रहा था। मुझे चौराहे, अड्डे, मचान, सुकून पसंद हैं और यह जबलपुर जहां मेरे जीवन के अंतिम लोग रहते हैं। आवारगी में अन्य बातों के साथ साथ यह एक बुनियादी विचार निहित रहता है कि निठल्लेपन के फल श्रम के फलों से कम मूल्यवान नहीं है। उसकी आंखें खुली रहती हैं, उसके कान तैयार रहते हैं। वह किसी नितांत भिन्न चीज को खोजता रहता है जो भीड़ कभी नहीं देख सकती। यह मुझे वॉल्टर बेंजामिन ने बताया। मैं मानता था कि जीवन से हम चीजों को सीधे उठा सकते हैं। साथियों, पिछली सदी के शुरुआत में एक आदमी बिना नागा धूप या बर्फ की परवाह किए बिना हर रोज
वियना की सड़कों पर टहलता दिखाई देता था। यह आदमी बीथोवन था, जिसकी अपनी घुमक्कड़ी के बीच अपनी शानदार स्वर लहरियों का उसने कंपोजिशन किया। आज कोई इस शैली, इस मार्ग का अनुसरण नहीं करता, पर मेरे लिए अब भी यह मूल्यवान है। तरह तरह की बातें उमड़ घुमड़ रही हैं, लिखने की दुनिया के साथी याद आ रहे हैं। लिखने का मतलब है अपने को अतिरेक में दिखाना, इसलिए लिखते समय जितना भी अकेलापन हो वह काफ़ी अकेलापन नहीं है। कितनी ही खामोशी हो वह पर्याप्त खामोशी नहीं है। कितनी ही रात हो वह काफ़ी रात नहीं है। लिखते समय सारा समय ही बहुत कम है, क्योंकि सड़कें अंतहीन लंबी हैं और रास्ते से कभी भी भटका जा सकता है। शुक्र है कि मैं भटका नहीं। बहुत से लोग मानते हैं कि कहानी से पहल की तरफ जाना मेरा भटकाव है। इसके लिए, अपनी डिफेंस के लिए, मैं आपके सामने मोहम्मद इकबाल का एक शेर पढ़ता हूँ, जो मैंने 40 वर्ष पहले अपने कहानी संग्रह सपना नहीं के प्रारंभ में दिया था। न बचा बचा के तू रख इसे, न बचा बचा के तू रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज। मैं अपनी वास्तविक बात अपने साथी, आज के मुख्य अतिथि शेखर जोशी से शुरू करूंगा। इलाहाबाद में वे मेरे पड़ोसी थे। उनके और मेरे कई समान मित्र थे। उनकी कहानी कोसी का घटवार पढ़कर मैं निर्जन में चला जाता था, मेरा दिल डूबता था। श्रम, दायित्व और एकांत का एक अपरिचित अनुभव मुझे मिला। आप एक दुर्लभ कथाकार हैं। इन्हें मैं अपने कई हीरो में से एक मानता था। एक हीरो मेरे गुरुदत्त थे। मेरे पड़ोस में शेखर जी के अलावा कुछ और युग प्रवर्तक लोग थे। नरेश मेहता, उपेंद्र नाथ अश्क, सरस्वती शरण कैफ, भैरव प्रसाद गुप्त, दूधनाथ सिंह और नीलाभ और भारती भंडार के सुप्रसिद्ध बैठकबाज वाचस्पति पाठक, जिन्होंने जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, इलाचंद जोशी, निराला हिंदी की महान विभूतियों की किताबें छापी। दरअसल मैं बताना चाहता हूँ कि मैं किस तरह बन रहा था, मैं किस तरह की सोहबत और मोहब्बत में गढ़ा जा रहा था। यह एक अत्यंत अमूर्त कहानी है। मैं प्रतिभा का नक्षत्र नहीं था। मैं प्रतिभा का नक्षत्र नहीं था, समूह समाज का एक बुनने वाला कीड़ा था। इस कीड़े को भद्र समाज ने थोड़ा थोड़ा सशंकित होकर स्वीकार किया, अन्यथा नामवर सिंह, विष्णु प्रभाकर, शीलाल शुक्ल और राजेंद्र यादव के साथ मेरी पंक्ति बैठती नहीं। मैं एक भिन्न पंक्ति का लेखक हूँ। अगर बहुत सारी पंक्तियाँ इस दुनिया में या एक किताब के एक पृष्ठ पर जरूरी हैं, तो मैं किसी भी पंक्ति में रखा जा सकता हूँ। बहुतों के साथ हुआ होगा, पर मेरे साथ भी यह हुआ कि 40 से अधिक प्रतिनिधि संकलनों में, पाठ्य पुस्तकों और फिल्म निर्माणों में मेरी कहानी पिता, फ्रेंड्स के इधर उधर और अमरूद का पेड़ संकलित की गई। ये नरम लड़ाइयों, मामूली तौर पर परिवर्तनगामी और सुशील पीड़ा की या बेचैनी की कहानियाँ हैं। ये कुशल हैं, मार्मिक हैं, तब्दीली का बुनियादी संकेत करती हैं, पर हमारे सभ्यता विमर्श को हल्के से छूती हैं। यह सब बड़े समाज को प्रिय है, लेकिन बहिर्गमन, छलांग, संबंध, अनुभव, घंटा नहीं संग्रहित की गई, जो बुनियादी हैं, जो कुचलती हैं, स्तब्ध करती हैं, हमारे सांस्कृतिक समूह को अवाक करती हैं। 3 दशक बाद भी इन कहानियों का मुहावरा और भी जबरदस्त होकर एक राक्षस की तरह जीवित है। कायर समाज इसके बगल होकर गुजरता है। इन कहानियों में एक अनिवार्य हिंसा और अश्लीलता है। पुराने मानकों और नीति शास्त्र के मुताबिक ये कहानियां तंग करने वाली हैं। जब ये कहानियां छपकर आती थी तो मेरी माँ पत्रिकाओं को तकिए के नीचे छिपा देती थी। कितनी मासूम थी मेरी माँ। ये कहानियां इसलिए जीवित हैं कि हिंदुस्तान अपने मिजाज में भीतर से बदला नहीं है। मैनरिज्म और शिल्प को छोड़ दें तो कमीनापन बेलौस बढ़ा है। बेगड़ जी, शेखर जी, जोशी जी और भाई प्रेम भारद्वाज,
आज तक मैंने किसी को वास्तविक धन्यवाद नहीं दिया और मैं डिमेंशिया से पीड़ित नहीं हूँ, इसलिए इस शिखर के बहाने अपने बनाने वाले गढ़ने वालों को याद करना चाहता हूँ। धीरेन्द्र वर्मा, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर रघुवंश, पंडित उदय नारायण तिवारी और धर्मवीर भारती जैसे लोग मेरे अध्यापक थे। गॉर्डन सी रुडारमल, एग्नेस्का सोनी, अरविंद कृष्ण मल्होत्रा, गिरधर राठी, विष्णु खरे और सुभाष मुखोपाध्याय जैसे लोग मेरी कहानी के अनुवादक थे। डॉक्टर इंद्रनाथ मादाम, उपेंद्र नाथ अष्ट, नेमीचंद्र जैन, नामवर सिंह, सुरेंद्र चौधरी, विश्वनाथ त्रिपाठी, नागेश्वर लाल, परमानंद श्रीवास्तव, शिव कुमार मिश्र, सुभाष कुमार और शंभुनाथ जैसे मेरे आलोचक हुए जिन्होंने मेरे पर लिखा। विभिन्न पुरस्कारों की घोषित जूरी में सर्वश्री नामवर सिंह, शानी, सोमदत्त, मैत्रेयी पुष्पा, विनोद कुमार शुक्ल, सत्य प्रकाश, हरिनारायण व्यास, ममता कालिया और नरेश सक्सेना जैसे लोग निर्णायक हैं। मेरे संपादकों की दुनिया उल्लेखनीय है। प्रेमचंद के ज्येष्ठ और कनिष्ठ पुत्र श्रीपत राय और अमृत राय, शैलेश मटियानी, मार्कंडेय, अशोक वाजपेयी, रमेश बख्शी, धर्मवीर भारती, भैरव प्रसाद गुप्त और चंद्रभूषण तिवारी मेरे स्मरणीय संपादक थे। धर्मवीर भारती ने मेरी 5 कहानियाँ छापी। भारती जी मेरे गुरु भी थे, पर इलाहाबाद में हमारी उनसे तलवार खींची रहती थी। वे परमेलियन थे और मैं प्रगतिशील, पर वे लंबे पत्रों के द्वारा गहरा दबाव बनाते और मैं उनके लिए लिखता। मार्कंडेय ने कथा में मेरी घंटा कहानी छापी। इस कहानी के लिए उन्होंने मेरा इतना पीछा किया कि सुबह 4 बजे उनकी नींद टूट जाती थी और वे पत्र लिखते। उनकी नींद टूट जाती थी और मेरी नींद भी उड़ जाती थी और मैं कहानी में जुड़ जाता था। भीष्म साहनी ने मेरी संबंध छापी और कहा कि प्यार और कठोरता का यह अद्भुत घट है। कमलेश्वर ने फेंस के इधर और उधर तथा पिता छापी। फेंस के इधर और उधर में एक पंक्ति को तितर बितर करके उन्होंने कहानी को संवार दिया। अनुभव चंद्रभूषण तिवारी ने वाम में छापी और भैरव जी ने दिवा स्वप्नी छापने से पहले मुझसे बहस की, क्या ऐसा जीवन संसार है कहीं? मैंने कहा हाँ है। अगर स्वप्न है तो दिवा स्वप्नी भी है।